हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है। मूवी शूवी इंटरनेशनल पे हमने अपना रिव्यू डाला था सुपरमैन का, और उसमें काफ़ी डिटेल तरीके से हमने ये समझाया था कि सुपरमैन ऑल ओवर द प्लेस किस तरीके से है। ठीक है। लेकिन शायद कुछ लोगों को फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है कि ये निजी बड़ी अच्छी पिक्चर लग गई। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ नया देखते हो तो उसके अंदर आप प्रभावित हो जाते हो। बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है जहाँ पर बोला जाता है कि ये जो है बड़ा ही ग्राउंडेड तरीके का सुपरमैन है, ये वनरेबल है, ये ह्यूमन है। ये कितने हद तक सच है, इसके लिए आपको पूरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि सुपरमैन एक्चुअली में था कौन, किसने बनाया था, किस इंटेंट से बनाया था। तो हम वो बात करने वाले हैं आज। और हमारे पास 6-7 सवाल हैं कि जो ब्रांड सुपरमैन है, ठीक है, जिसको फर्स्ट हीरो सुपर हीरो बोला गया है। इससे पहले भी सुपर हीरो लिखे गए हैं, बट 1938 में जब ये पहली बार एक कॉमिक का शेप लिया, तब ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बन गया। और उसके बाद जब ये गोल्डन एरा ऑफ कॉमिक्स भी ख़त्म हो गया, लेकिन ये चलता रहा, तो इसको इसीलिए बोला जाता है कि फर्स्ट सुपर हीरो जिसने सबसे बड़ा कमाल किया था। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो ये वैसा ही है जैसे राजेश खन्ना साहब को बोला जाता है कि इनसे बड़ा कोई स्टार ही पैदा नहीं हुआ। स्टार तो आज एस आर के भी है, लेकिन रेफर उनको किया जाता है। देखो, सुपरमैन एक ऐसी एंटिटी है, ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर समझ लीजिए कि एमसीयू के जितने भी हीरोज़ हैं ना, उनकी सुपर पावर्स उसके अंदर है। ठीक है। तो वो थोड़ा गॉडली है। क्यों? तो गॉडली क्या हम मान रहे हैं या फिर ऐसा लिखा भी गया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ये सब कुछ वो कर सकता है जो एमसीयू के सारे सुपर हीरोज़ मिला के कर सकते हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि शायद ये जो मैजिक होता है डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप का, उसको शायद डिफाई नहीं कर सकता है। वो वहाँ पर ये फंसेगा थोड़ा सा। लेकिन उससे बड़ा सुपर हीरो तो हमारे हनुमान जी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये गॉडली पोजीशन पे है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। सेकेंड चीज़ है कि जो एक होता है पर्सोना, एक है ब्रांड, कि मेरा ब्रांड बन गया कि मैं गॉडली हूँ। बट मेरा पर्सोना क्या है, मैं एज अ कैरेक्टर क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ लेके चलता हूँ। तो वो सुपरमैन क्या है वर्सेस एमसीयू वर्सेस अदर सुपर हीरोज़ में डिफरेंशिएशन क्या है एक्चुअली के अंदर। हम कैसे माने कि कोई बंदा सुपरमैन बन सकता है। तो ये एक चीज़ के ऊपर हम डेफिनेटली गौर करेंगे, और उसका आंसर आपको इसकी हिस्ट्री से काफ़ी हद तक नज़र आएगा। वो हिस्ट्री नहीं जो आपने शायद क्रिस्टोफर रीव की देखी होगी, वो हिस्ट्री जब सुपरमैन लिखा जा रहा था। ठीक है। जो स्टोरी है इस मूवी की जो नई आई है, वो किस तरीके की है, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और MDCU का जो फ्यूचर है वो क्या सही हाथों में है कि भी नहीं है, ये सब चीज़ों के ऊपर भी हम खासा जो है कॉन्वर्सेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम करने वाले हैं। तो जो हिस्ट्री ऑफ सुपरमैन है, पहले उसके ऊपर गौर करते हैं। कितना वो कॉमिक एक्यूरेट है जिसके ऊपर इसको मार्केट किया गया है। बहुत सारी पेड मार्केटिंग भी हुई है कि भाई यही बोलो कि भाई ये कॉमिक बुक एक्यूरेट है, और उसके गार्ब में बस चलने दो जो भी चल रहा है, बस कॉमिक बुक एक्यूरेट है ये बोलते चले जाओ। क्या ये सच है? हो सकता है सच भी हो भाई, पता करते हैं। तो एक ज़माना था जब डीसी कॉमिक्स नहीं था, DCU नहीं था, DC नहीं था। तो इसके दो वर्जन्स हुआ करते थे, एक था डिटेक्टिव कॉमिक्स इंक और एक था एक्शन कॉमिक। तो इन दोनों के अंदर अलग अलग फिगर्स जो हैं वो अपीयर कर रहे थे। 1938 के अंदर आया था सुपरमैन, और उसके बारे में बात करेंगे कि किसने उसको बनाया था। ये जो डिटेक्टिव था, इसके अंदर डिटेक्टिव कॉमिक्स, जो कि कल आगे आगे जाके मतलब सबको सम्मिलित करके DC बन गया, इसका शॉर्ट फॉर्म, और सब कुछ ही उसके अंदर आ गया। DC के अंदर वैसे बैटमैन का उजागर हुआ था 40s के अंदर, वो सुपरमैन के बाद में आया था। तो सुपरमैन को लिखा था जेरोम सीगल ने, और ये एक जू थे। और ये जू होने की वजह से क्या कुछ एट्रीब्यूट उनकी मान्यताओं के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, वो भी बात करेंगे। 1938 के अंदर पहली ये किताब छपी थी जो कॉमिक का रूप ली थी। इससे पहले ये बहुत ट्राई करते रहे कि कोई कॉमिक स्ट्रिप के अंदर अलग अलग फॉर्म एंड शेप के अंदर सुपरमैन आता रहा। कभी उसका ओरिजिन साइंटिफिक हो गया, कभी वो क्रिप्टन से आया, कभी उसका कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रहा था 3-4-5 साल से। फिर थक हार के उन्होंने जो DC की ओरिजिनल कंपनी थी उसको इसके राइट्स बेचे, जिसका डिस्प्यूट भी हुआ अच्छा खासा सा। उनको लगा कि उनको उस टाइम पे उल्लू बना दिया गया और कम पैसे में सारे राइट्स खरीद लिए। केस भी हुआ और केस वो हारे भी, लेकिन उसके बाद शायद DC को लगा कि शायद ये गलती हो गई। उन्होंने उनको वापस राइटर रखा, काफ़ी टाइम तक वो राइटिंग करते रहे, और फिर एक एक्ट के द्वारा जिसके अंदर उनको राइट्स वापस मिल सकते थे, उन्होंने केस किया, और फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में अच्छी खासी कीमत उनको वापस से मिली, जो कि बहुत कम थी जितनी वो रॉयल्टी कमा चुके थे ऑलरेडी सुपरमैन से DCU। और उसके बाद अभी रिसेंटली भी एक केस हुआ है 2000 के आसपास, जब इनके जो रिलेटिव्स हैं जैसे कहते हैं बच्चे पड़पोते वगैरह, उन्होंने भी केस किया। लेकिन वो जो केस है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अंदर परमानेंटली अब सॉल्व हो चुका है। तभी 2010 के बाद आपको देखने को मिली मैन ऑफ स्टील
और उसके बाद अब कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है सुपरमैन का। नहीं तो 1980s के बाद 2006 में एक मूवी आई और फिर जो गैप्स पड़े वो इसी लीगल केसेस के चक्कर में लार्जली पड़े थे। अब जैसे मैंने बोला कि ये ज्यू थे, तो जुडैक जो मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से जो सुपरमैन की जो स्टोरी है वो पैरेलल ड्रॉ करती है मोजेस से। और मोजेस एज अ बेबी वो सेंट इन अ बास्केट, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने भेजा था। और ये जो बास्केट है ये काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी सुपरमैन की शिप थी जिसके अंदर वो अर्थ के अंदर आया था। और अगर हम सुपरमैन के नाम में जाएं जिसका नाम है काल-एल, ये भी जो अगर हम देखें ध्यान से तो ये हिब्रू फेज़ है जिसका नाम है कॉल-एल, QOUEL। उसका मतलब होता है वॉइस ऑफ गॉड, और एल अगर आप किसी भी के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा दो तो उसका मतलब होता है गॉड। तो ये गॉडली तरीके से ही इमेजिन किया गया था। और जैसे मोसेस को एज अ बेबी भेजा गया था और उसको भी अडॉप्ट कर लिया था नॉर्मल ह्यूमंस ने फॉरेन कल्चर के अंदर, ऐसे ही एक फॉरेन कल्चर के अंदर जब यहाँ पर इसकी शिप आई तो इसको कैंसस के अंदर जो केंट परिवार है उसने ले लिया था। तो काल-एल की स्टोरी एक्चुअली में इस तरीके से लिखी गई थी। प्लस इसके अंदर सिग्निफिकेंट बात ये थी कि जो पहला सुपरमैन इमेजिन किया गया था पहले 1-2 साल के लिए वो ब्रूटल था, वो किसी भी हद तक जा सकता था क्रिमिनल्स को टेम करने के लिए। वो एक साइड के अंदर क्लार्क केंट भी था, बट जब वो केप पहन लेता था तो वो ब्रूटल भी हो जाता था। बट इन बिटवीन चल रही थी बहुत सारी वर्ल्ड वॉर, जहाँ पर एक एक्ट पास हुआ। उस एक्ट के तहत जो डीसी के जो एडिटर थे उन्होंने एक इजाद किया कि भैया देखो, हम एक ना होप की गार्ब के अंदर, HOPE, होप की गार्ब के अंदर हम इसको थोड़ा सा मेलो डाउन करेंगे, किसी को मारेगा नहीं। और अब होप के गार्ब में हम ये बोल देंगे कि भाई अब ये सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही काम करता है और ये सिर्फ उसी के रेल्म के अंदर ही काम करता है। तो ये भी सुपरमैन भी इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओरिजिनली ये ऐसा लिखा गया था नहीं, ठीक है। तो ये बताना मेरे लिए फ़र्ज़ था, क्योंकि कई लोग अगर ये सोचे कि सुपरमैन की आइडेंटिटी सिर्फ एक ही तरीके की होती है, कॉमिक बुक एक्यूरेशन ये है, तो ऐसा है नहीं। इसकी कॉस्ट्यूम से लेके, और कॉस्ट्यूम के ऊपर भी हम आएंगे कि वो कहाँ से प्रभावित हुआ। ऐसा नहीं था कि जो उसने अंडरवियर ऊपर पहन लिया था वो ओरिजिनल था, वो कहाँ से ईजाद हुआ उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पहले जो इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसकी पावर्स एक्चुअली में हैं क्या। इसकी पावर्स ये डिटरमिन करेगी कि जो आज हम सुपरमैन देखते हैं उसके अंदर किस हद तक इसको यूटिलाइजेशन प्रॉपरली किया गया है। देखो, इसको जो शक्ति मिलती है वो येलो सन से मिलती है। जब इसके फादर भी यहाँ पर इसको ओरिजिनली यहाँ पर भेजते हैं और वो बड़े क्लियरली जोराल वो बड़ी क्लियरली ये बोल देते हैं कि क्योंकि वहाँ पर एक ब्राइट येलो सन है, इसके पास हमसे भी ज़्यादा पावर्स होंगी, एक क्रिप्टोनाइट से भी ज़्यादा पावर होंगी यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर डिफाइन पहले से ही किया गया और हर एक कॉमिक के बुक के अंदर इसका रेफरेंस है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ विकीपीडिया पे जाके पढ़ लेना, आपको वहाँ पर भी इसके रेफरेंस मिल जाएंगे, DCU की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो उसको मिलती है सुपर स्ट्रेंथ सबसे पहले, और इनपेनिट्रेबल स्किन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। सुपर स्पीड मिलती है, जो कई बार कॉन्टेम्पलेशन के अंदर ये भी आया कि ये ज़्यादा फास्टर है, या फिर गॉड स्पीड रखने वाला फ्लैश ज़्यादा तेज़ भाग सकता है। लेकिन बहुत सी जगहों पे ये कॉन्टेम्पलेशन पे राइटर्स की छोड़ा के कौन ज़्यादा तेज़ उड़ सकता है। तो इसके पास ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला सारी पावर्स हैं, ये उड़ भी सकता है, इसके पास स्ट्रेंथ भी है, इसके स्किन में कोई पेनिट्रेट भी नहीं कर सकता, इसके पास हीट विजन भी है, इसके पास एक्सरे विजन भी है, इसके पास सुपर हियरिंग पावर भी है। मतलब क्या बच जाता है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कि आप बड़ी तेज़ फूक भी मार सकते हो, और फूक अगर बहुत तेज़ नहीं मारते हो, अगर आपको फ्रीजिंग करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसके पास बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि इसके पास सुपर एजिलिटी है, सुपर सेंसेस हैं कि इमीडिएट एक्शन ले पाए, तो इसका दिमाग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा आगे दौड़ता है। तो जहाँ पर हम ये बोल देते हैं कि ये सिर्फ डिफेंड कर रहा है अगेंस्ट लेक्स लूथर जैसा, ये उससे बहुत ज़्यादा शार्प है, क्योंकि ये अपनी जो मनूवरेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें अपने शार्प माइंड से लेके आता है। और वहीं से एक और सब्जेक्ट शुरू हो जाता है कि कैसे ये अपनी पर्सनालिटी को भी मैनेज कर पाता है, क्योंकि इसके पास पावर्स हैं तो ये केप भी पहन पाता है। और बड़ी टिमिड टाइप की जो पर्सनालिटी है, थोड़ी फ्रेजाइल टाइप की, वो क्लार्क केंट के पर्सनैलिटी के अंदर भी ढल पाता है, क्योंकि इसका दिमाग इतना ज़्यादा शार्प है, ये सीमिंगलेसली सब कुछ कर लेता है। अभी जो आस्पेक्ट है जो इसका कह सकते हैं कि दिमाग जो सुपर शार्प है, वो एक ऐसा आस्पेक्ट है जो कभी भी कहीं पर यूज़ नहीं हुआ, बट वो एक अंडर करंट की तरह चलता रहता है कि आप ये खुद समझ लो। क्योंकि जिस तरीके का वो एक्शन लेता है इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के बस की है नहीं। अब ये जो कॉस्ट्यूम और जो इसकी पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली में जो राइटर्स हैं, अगर उनके आप पुराने इंटरव्यू देखोगे, विकीपीडिया पढ़ लो, ये एक इससे पहले एक
विजिलेंटे सीरीज़ आया करती थी अर्ली 30s के अंदर, ये 1938 के अंदर कैरेक्टर लिखा गया था, 20s में भी था ये, द मार्क ऑफ जोरो। ठीक है, वो केप भी पहनता था, चश्मा भी पहनता था, जिससे वो पहचान में नहीं आता था। द मार्क ऑफ जोरो से ये इंस्पायर्ड था, केप वगैरह। और जो ट्रंक था, ये उन्होंने बहुत सोचा राइटर्स ने, और राइटर्स ने ये देखा कि जो मस्कुलर लोग होते हैं, जो डंड पेलते हैं उस ज़माने के अंदर, जो जिमिंग विमिंग बहुत ज़्यादा करा करते थे, वो इस तरीके का एक जैसे कहते हैं ना लंगोट टाइप से पहना करते थे, ये वहाँ से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो लंगोट का एक जो रेंडिशन था उनके दिमाग के अंदर, वो ये था कि एक ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा फिजिकली भी एट्रीब्यूट अगर हम उसका देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसके पास बहुत सारे विलन्स थे लड़ने के लिए। एक तो था सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेनियक, जो कहा जाता था कि प्लैनेट्स और यूनिवर्स तक को इन्फ्लुएंस कर लेता था और बहुत हद तक खा जाता था उनको अपने ब्रेन पावर से ही। लेक्स लूथर जो था वो आपको पता ही है, वो अगर आपने ये वाली मूवी देखी है, कोई भी मूवी देखी है, आपको पता है एक फेनेटिक तरीके का इंसान था जिसके पास साइंस थी, बट ही वॉज नॉट एज ब्रिलियंट एज लेट्स से एन आयरन मैन अगर जैसे आपने देखा हुआ, लेकिन उसी जोन के अंदर ये कहीं था। ये समझ लीजिए कि अगर स्टार्क, बैड स्टार्क इंडस्ट्रीज़ था वो एक किस्म का। डूम्सडे का आपको पता ही है, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा झलक उसके अंदर देखी थी, जिसके अंदर सुपरमैन वर्सेस बैटमैन के अंदर डार्क साइड भी आपने जस्टिस लीग के अंदर देख लिया था, जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन ये सारे जो हैं इसके मेन विलन रहे हैं। लेकिन इसके लव्ड वंस कौन रहे हैं? लुइस लेन ऑफ कोर्स, जो इसका लव इंटरेस्ट दिखाया गया है। और लुइस लेन का भी जो लव इंटरेस्ट दिखाया गया है, ये एक्चुअली में एक लव ट्रायंगल रहा है, लुइस लेन वर्सेस सुपरमैन वर्सेस क्लार्क केंट। और ये जो ट्रायंगल था, ये एक तरीके की अलग तरीके के, जिस कहते हैं ना हाई ऑक्टेन, जब एक्शन हो रहा है ये हो रहा था, एक ब्रीदर का काम किया करता था। तो जो नई मूवी है उसके अंदर ये जो एंगल है ये ऑफ कोर्स मिस कर दिया है और कुछ ज़्यादा केमिस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करी है, तो वो थोड़ा अजीब है। जिमी ओल्सन से भी, जो इसका फोटोग्राफर है, उससे काफ़ी अच्छे इसके नज़दीकी रिलेशनशिप है और इनके फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं। और जोनाथन और मार्था केंट तो इसके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं इसके, तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुपरमैन जो है लार्जली कुछ भी करेगा। अगर फिल्मोग्राफी की तरफ देखा जाए कि किस तरीके से सुपरमैन इवॉल्व हुआ है और क्यों इवॉल्व हुआ है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सुपरमैन एंड द मोल, जो कि पहली सुपरमैन पिक्चर थी, इससे पहले 1930 से लेकर 1950s तक बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल्स और रेडियो शोज़ आए थे, लेकिन पहला जॉर्ज रीव्स के साथ जो मूवी बनी थी वो बनी थी 1950s के अंदर। और ये इसीलिए बनी थी शॉर्ट फिल्म, कुछ 51-52 मिनट की, ताकि वो शोज़ को ही प्रमोट कर पाए। वो जो स्ट्रिप्स आती हैं मैगजीन्स के अंदर या फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर सुपरमैन की, उसको ही प्रमोट कर पाए। इंटेंशन ये नहीं थी कि अपने आप में एक मोशन पिक्चर बन जाए। फर्स्ट टाइम जो मोशन पिक्चर बनी वो क्रिस्टोफर रीव्स के साथ बनी, जो कि बिग बजट 1978 की पिक्चर थी और वो अभी तक की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पिक्चर है, जिसने लगभग 5 गुना अपनी लागत से पैसे कमाए थे। 55 मिलियन में बनी थी, यानी कि करीबन 265 मिलियन डॉलर्स के अंदर बनी थी, जो सुपरमैन के आज का क्लेम भी कर रहे हैं कि इतने के आसपास की है। हालांकि वो भी झूठ है, क्योंकि करीबन 375 करोड़ रुपीज़ के 375 मिलियन डॉलर्स का बताया गया था इसका ओरिजिनल बजट। काफ़ी हद तक वो चलता गया और रिलीज से जस्ट पहले इसको करीबन 100 मिलियन कम कर दिया गया। वो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि किस तरीके की थोड़ी पैथेटिक तरीके की मार्केटिंग चली रही है जेम्स गन के द्वारा। वो थोड़ा सा कंपैरिजन जोन में आ जाना, पहले सुपरमैन को डीमीन करना, अपने को ही महान बनाना, ये थोड़ा सा उसकी पीआर स्ट्रैटेजी रही है, तो जिसकी वजह से वो इज्जत नहीं कमा पा रहा है इतनी। सुपरमैन रिटर्न्स जो आई वो ब्रैंडन रूथ के साथ आई और वो इसीलिए अट्रैक्शन पॉइंट बन गया क्योंकि वो क्रिस्टोफर रीव जैसा दिखता था। और अगर हम बोलें कि जब इवॉल्व हो गई थोड़ी सी कॉमिक, तो अगर थोड़ा सा भी बना जो क्रिस्टोफर रीव्स के आसपास जा रहा था, तो वो ब्रैंडन रूथ जा रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी वाइज, कलर ग्रेडिंग वाइज अगर आप देखें तो उसमें अपग्रेड्स आने शुरू हो गए थे। फिर आया डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स, जहाँ पर मैन ऑफ स्टील आया, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आया 2016 के अंदर, 17 के अंदर जस्टिस लीग आने के बाद वो अब्रप्टली बंद कर दी गई। और फिर डिस्प्यूट भी हुए कि भाई हम डायरेक्टर्स कट भी निकालेंगे, नॉन डायरेक्टर्स कट भी निकल गया, बहुत कुछ हुआ इन बिटवीन। और डायरेक्टर्स कट लोगों का प्यार की वजह से आया था और वो काफ़ी बड़ा हिट हुआ था, प्रॉफिटेबल हो गई थी ये पिक्चर उसी वजह से, क्योंकि लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया वो कि लोग देखना चाहते थे कि भाई ओरिजिनल जैक स्नाइडर का विजन क्या था, और वो काफ़ी बड़ा ग्रैंड था। अब ओवर द ईयर्स जब ये 1938 के अंदर पहली बार आई थी, तो 1930s के अंदर ये कैरेक्टर लिखना शुरू हो गया था, यानी कि 95 ईयर ओल्ड ये कैरेक्टर है। और जब ये जर्मिनेट हुआ होगा, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 100 साल पुराना कैरेक्टर है। अब क्योंकि जब हम देखते चले जा रहे थे तो सुपरमैन रिटर्न के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं कमियां फील हो रही थी, और मैं उस टाइम पे जस्ट आउट ऑफ कॉलेज ही था,
तो मुझे याद है कि वहाँ पर ये बोला जाता है कि यार और थोड़ा कुछ इसके अंदर साइंटिफिक चीज़ें होनी चाहिए थी, ये सारी बातें हो रही थी। और 2013 के अंदर जब मैन ऑफ स्टील आई तो ये मेरे ख्याल से अहेड ऑफ इट्स टाइम होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि आपको इतना बड़ा अपग्रेड मिल जाएगा, कि एक टाइम तो आपको जो यादें हैं वो क्रिस्टोफर रीव की हैं, थोड़ी ब्रैंडन की आपको वो यादें आने लग जाती है, ब्रैंडन रोथ की, कि भाई ओके कुछ अपग्रेड चाहिए। अब इतना बड़ा लीप मिल जाएगा, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग पिक्चर बन जाएगी जिसको हम आज ये बोलेंगे कि यार ये क्या ही बना दिया, आज हम इससे इंस्पायर होंगे। बट अब हम आते हैं कि जो DCU का 2025 का जेम्स गन है और डेविड कॉन्सवर्ट है, ये कितना इफेक्टिव है। देखो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। और मैंने ये पहले इसकी हिस्ट्री इसलिए बता दी है ताकि जो मैं मूवी के बारे में अब आगे बोलने वाला हूँ वो आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई कहाँ से आया था सुपरमैन, उसकी पावर्स क्या थी, क्या इसका राइट डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे मैंने बोला था कि हम पहले ब्रांड सुपरमैन के ऊपर फोकस करेंगे, क्यों वो रेफ़र किया जाता था फर्स्ट सुपर हीरो। तो जब 30 से लेके 60s तक का गोल्डन एरा ऑफ कॉमिक चलता था, सुपरमैन और उसके जो फिगरेटिव जो हुआ करते थे, टीवी शोज जो हुआ करते थे, वो लोगों में पॉपुलर रहे और बाकी जितने भी थे वो लोअर डाउन कहीं ना कहीं होते चले गए। MCU और पॉपुलर होता गया, तो DCU के लिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और पीपल लव हिम बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, कि कितनी ईजिली एक कॉमन मैन भी बन जाता है विच इज़ लाइक मैन नेक्स्ट डोर टाइप, और एक ऑल्टर ईगो जो ऐसा विजिलेंटे है जो अनबीटेबल जोन के अंदर जाता है। और उसी वजह से उसको मूवी का नाम नहीं बल्कि मैन ऑफ स्टील और मैन ऑफ टुमारो लोगों ने खुद ही दे दिया था। ही इज़ वेरी प्रॉपर फ्रॉम डे वन। इस तरीके का डेफिनेशन सुपरमैन की हर एक कॉमिक्स के अंदर भी रहा है, चाहे वो आप इसकी राइटिंग स्टाइल के अंदर देख लीजिए कि राइटिंग के अंदर क्या रहा है। ये दोनों ही चीज़ों के अंदर डे वन से सुपरमैन वॉज नेवर स्ट्रगलिंग। सो वट एवर लर्निंग ही हैड फ्रॉम हिज फॉस्टर पेरेंट्स, ताकि जिस दिन वो कदम रखे बूट पहन के वो एकदम प्रॉपर हो। न्यू सुपरमैन इज़ ट्राइंग टू बी अ हीरो एंड वो बहुत ही ज़्यादा फेल्ड अटेम्प्ट्स करे जा रहा है, जिससे ये जो ब्रांड है सुपरमैन का कि वो फ्लॉलेस है। इस वजह से मैं उसकी टी शर्ट कैरी करूँगा, इस वजह से नहीं कि उसकी आंखें लाल हुई हुई हैं, उससे बेचारे से लड़ा भी नहीं जा रहा है। तो इट स्पॉइल्स द ब्रांड समवेयर। जो उसकी अथॉरिटी थी वो चैलेंज हो चुकी है, अब वो सुपरमैन सुपर रहा नहीं। आप इमेजिन करिए कि आप हेनरी कैविल का एक घूसा लेते हुए एक टी शर्ट फिर पहन लेंगे, आप लाल आंखों वाला सुपरमैन कभी भी नहीं पहनेंगे। सेकेंड नंबर पे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सोना ऑफ सुपरमैन वर्सेस MCU वर्सेस अदर हीरोज़। हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लिखा कैसे गया था कैरेक्टर। ये लिखा गया था कैरेक्टर काल एल की तरह। काल एल का मतलब होता है गॉडली, बट ह्यूमन लाइक फॉरगिविंग। ह्यूमन लाइक फॉरगिविंग का मतलब ये नहीं है कि मैं झलियाँ मारता रहूँगा। ही इज़ अ मैन, ही इज़ नॉट अ किड। जो अमेरिकन जो इसको फील दी गई है उसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा एलियन नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक मतलब अंडर करंट की तरह छोड़ा गया है कि ये गवर्नमेंट के साथ ही काम करता है, पुलिस के साथ ही काम करता है। सुपरमैन इज़ वेरी फ्रेंडली, बट एट द सेम टाइम फ्रेंडली की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर है कि ही एक्ट्स इन देयर फेवर फॉर देयर बेनिफिट बाय द पीपल वाले जोन के अंदर जाता है। ही इज़ नॉट अ कार्टून, ही इज़ नॉट शेकिंग हैंड्स विद एवरीबडी, ही इज़ नॉट क्रैकिंग जोक्स कि आ बेटा चल तेरे साथ मैं आइसक्रीम का चीयर्स करता हूँ, तू भी आइसक्रीम खाएगा मैं भी खाऊंगा। जो बर्डन है एक सुपरमैन होने का वो ऑलवेज एक सुपरमैन के चेहरे के अंदर एज अ डिटर्मिनेशन दिखता रहता है। ही ट्राइज टू बी कैजुअल अबाउट इट जब वो एक क्लार्क केंट मिल जाता है, बट बिकॉज ही कैन टेक अ लॉट तो आपको वो उसके जो चेहरे के ऊपर शिकन कम और वो बस सिर्फ एक लट दिखती है जो उसका सिग्नेचर मार्क बन जाती है। तो इज़ मेंटली वेरी स्ट्रांग, ही कैन थिंक नॉर्मली एट अ हायर पेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, देन अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। जो दूसरे सुपर हीरोज़ हैं अगर हम उनके तरफ गौर करें तो वो फ्लाई कर सकते हैं, वो भी नहीं किल करते हैं। MCU के अंदर ह्यूमर भी आ जाता है, आयरन मैन की विट भी आ जाती है कहीं ना कहीं, पीस मेकर की थोड़ी फिल्दी लैंग्वेज छोटू से वो आ जाती है। स्पाइडरमैन जो है वो थोड़ा सा पावर्स के साथ थोड़ा किडिश बिहेवियर भी कर लेता है। अगर मुझे थोड़ा इस तरीके के जोन के अंदर जाना हो कि भाई डॉग लाइक बिहेवियर, एप लाइक बिहेवियर, तो वो हल्क भी कर लेता है। तो अगर मैं ये सारे एट्रीब्यूट्स देखूँ तो ये सुपरमैन से काफ़ी अलग हो जाते हैं। ये MCU का सिग्नेचर था जो आपको आज की डेट के अंदर सुपरमैन में दिखना शुरू हो गया। तो सुपरमैन का जो पर्सोना था वो किल होना शुरू हो गया, जिस वजह से वो एम्बलम एस का हमें प्रभावित करता है कि हम उसकी शर्ट हमेशा कैरी करें, वो जाना शुरू हो जाता है। तीन सुपर हीरो स्पेसिफिकली जो ये MCU के जोन में नहीं जा सकते हैं, सुपरमैन,
वंडर वुमन और बैटमैन, ये स्माइल करते हैं, और इसका स्माइल का मतलब जोवियल नहीं होता, ये किसी गधे ने कहीं से इजाद किया है कि स्माइल का मतलब बीइंग जोवियल, ऐसा नहीं है। ये लाइट हार्टेड हो सकते हैं ओकेजनली, बट ये नहीं बोलेंगे आई एम डूइंग इंपॉर्टेंट स्टफ जब उसकी पिटाई ठुकाई हो रही है। सुपरमैन इज़ नॉट लाइक दैट, राइट? एंड सुपरमैन हैज़ एन अथॉरिटी कि उसको कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करता, बिकॉज पीपल नो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो कर ही रहा होगा सही। कोई टुच्चा सा मिस्टर टेरिफिक विच इज़ नो बडी, नो सिग्निफिकेंस, नो वेयर, नॉट इवन लाइट बाय मैनी पीपल, वो आके इसको बताएगा कि वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर दे। तो इवन जो राइटिंग है सुपरमैन की, दैट ही इज़ बीइंग क्वेश्चन बाय एनी बडी, टॉम डिक एंड हैरी, मतलब फॉरगेट बीइंग बैश्ड बाय सो मेनी पीपल, वो तो भूल ही जाओ। हर कोई भी आके, चोमू भी आके इसको बोल जाएगा, वो लालू प्रसाद यादव जो यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न बना हुआ है, वो भी उसको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कर देगा। सो ही इज़ नॉट अ पर्सन टू बी क्वेश्चनड एज सच, ठीक है? तो ये जो लिमिटेशन दिखाई जानी चाहिए थी, वो सिर्फ एक ही चीज़ से दिखानी चाहिए थी, क्रिप्टोनाइट से। बट यहाँ पर जो सुपरमैन दिखाया गया 2025 का, वो लोग उसके लिए फियर करने के लिए नैनोबॉट से लेके, फ्लाइंग से लेके, हैमर और ब्रालेविया से लेके, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होता था। तो जो आप सोचते हो कि मेरे को होप दे रहा है, वो होपलेस तरीके के जोन के अंदर जाता है। कुछ भी चीज़ हीरोइक नहीं हो पाती है, जो हम आगे हम कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्शन के अंदर भी डिस्कस करेंगे। जो अदर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन हुई है फिल्म के अंदर, चाहे वो लुइस लेन का कैरेक्टर हो, शी इज़ वेरी श्योर व्हाट शी वांट, शी इज़ वेरी श्योर हाउ टू कन्फ्रंट अ सुपरमैन। जो आपका जिमी ओल्सन का कैरेक्टर दिखाया है, वो अपना काम पूरा कर रहा है। आपके जो ग्रीन लैंटर्न ले लीजिए, या फिर वो बर्ड वुमन जो भी है वो ले लीजिए, कोई भी कैरेक्टर आप उठा लेते, वेरी श्योर व्हाट दे आर डूइंग, दे वांट टू गो फॉर द किल, दे विल गो फॉर द किल, दे डूइंग देयर जॉब, एक्सेप्ट सुपरमैन। उसको नहीं पता मुझे क्या करना है, एक पल में वो सोचता है कि मुझे ये डिसीजन लेना है, खुद ही जाके अपनी कैपेसिटी के अंदर कुछ ऐड करना है। कभी वो सोचेगा कि मैं अब अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, क्यों कर देता हूँ, किसको कर देता हूँ, पुलिस को कर देता हूँ, कि मैं किसी भी एक अल्ट्रामैन को कर देता हूँ। कोई सर पैर नहीं है स्टोरी को। आगे चलते हैं, स्टोरी के ऊपर खासा जोर करते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टोरी की है कि 100 साल पुरानी स्टोरी को घिसा पिटा तरीके से दोबारा से दिखाया गया, अनलाइक मैन ऑफ स्टील, जहाँ पर आपको एक साइंटिफिक एलिमेंट भी बहुत क्लियरली देखने को मिलता है और आपको एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं, और सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि सुपरमैन ने अपनी अथॉरिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं लेक्स लूथर ही गेम प्ले कर रहा था, जिसके अंदर सुपरमैन फंस गया कहीं पर, उसका दिमाग ही नहीं चला, बुद्धू सा आदमी था। जब उसकी लड़ाई होती है किसी से भी, तब भी वो पीछे ही होता है। उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। तो जितनी भी जो चीज़ थी कि सेटअप है लेक्स लूथर द्वारा, उसके पास टेक भी था, वो रिच भी था, वो एक तरीके का डार्क स्पेस भी बना चुका था, सब कुछ तो वो कर रहा था। बट वाई डज ही वांट टू बी द किंग ऑफ बल्वेरिया का एक छोटा सा कंपोनेंट, जहाँ पर वो राज करेगा ताज पहन के? मतलब आप खुद सोचो कि एक साइंटिफिक गीक है जो इतनी टेक्नोलॉजी रखता है कि सुपरमैन को कंट्रोल कर सकता है सोटू से, ठीक है? गवर्नमेंट के अंदर उसके इतने अच्छे इन रोड्स हैं, वो किसी भी कंट्री को कोई भी वेपन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, अल्ट्रा रिच है। उसका मोटिवेटर क्या है कि मैं किंग बन जाऊँ कहीं जाके, जब उसके पास एक ऑलरेडी एक स्पेस है जहाँ पर वो ऑलमोस्ट राजा की तरह बिहेव कर रहा है? और इससे क्या रैशनल निकलता है कि मैं सुपरमैन को मार देता हूँ? तो मेरे ख्याल से ये सारा जो था, ये एक ज़बरदस्ती का बनावटी खेल दिखता है। अगर आप इसको रैशनल तरीके से देखने की कोशिश करो, एटलीस्ट मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस तरीके के मोटिवेटर को। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो मैसेज को लेके जो कन्फ्यूज़न होती है कि पेरेंट्स ने बोला है कि आप जाइए और अर्थ के ऊपर रूल करिए अगर ऐसा भी कुछ है, वर्सेस सुपरमैन ने दिखाया कि ओवर द ईयर्स ही इज़ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, ही इज़ डूइंग सो मेनी गुड डीड्स। ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी दिखा दिया गया है, इस्टेब्लिश्ड है कि वो अच्छा आदमी है। तो फिर ये इर्रेशनल जनता का बिहेवियर, न्यूज़ का जो तमाशा बनाना, फिर उसके बाद इवन जो गवर्नमेंट है उसका अजीब तरीके से बिहेव करना, ये थोड़ा आपको अजीब लगने लग जाएगा कि भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो आप? इसका क्या रीज़न है कि आप इतने अगेंस्ट हो गए कि उसके सर के ऊपर अंडा फेंक रहे हो? और आप एक बात सोचिए कि एक सुपरमैन है, वो एक नॉर्मल बीइंग नहीं है, ठीक है? अगर वो आप पे रूल ही करना चाहता है, आप रूल करना चाह रहे हैं कोई इंसान, आपने उसको गंदा साबित कर दिया है कि आप रूल करोगे मेरे ऊपर, और वो इतना पावरफुल है, कोई उसके ऊपर टीन का डब्बा मारेगा तो उसको ये फियर नहीं हुआ कि सुपरमैन तो सिर्फ यूं ही करके मेरे को पिचका देगा? तो ये जो चीज़ जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट भी करी गई ना, इसका मतलब है कि द कैरेक्टर ऑफ सुपरमैन इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय जेम्स गन, ही इज़ अ पैथेटिक राइटर, आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है? थोड़ा सा भी अगर आप आगे जाओगे और आप ये नोटिस करने की कोशिश करोगे कि जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है, जहाँ पर जेन्युइनली एक कामिंग इफेक्ट होता है सुपरमैन के लिए,
वो मतलब आप ये देखिए कि कितनी इजीली वो जेल ब्रेक भी हो जाता है, वो कितनी इजीली वहाँ पर जो सुपरमैन के बॉट्स हैं उसको कितनी इजीली कोई भी मार के चला जाता है, वो जो बिल्कुल डिब्बे जैसे उनको दिखाए हैं। अब आप ये सोचिए कि जो हमारी सभ्यता आज है, हम ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं जो हमारे से कई जनरेशन आगे है, उसको आके कोई भी एक चक्कू से चलता हुआ कोई भी एक बॉट वाली लेडी आती है और उसको मार के चली जाती है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि एज अ राइटर जेम्स गन के ऊपर मैं थोड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि आप किस हद तक मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर जनरेशन का अगर रोबोट होगा तो वो ऐसा टीन का डब्बा तो नहीं होगा, ठीक है। और जो सुपर ह्यूमन पावर्स हैं वो भी कुछ हद तक उनके अंदर हैं, तो वो इजीली फाइट कर सकते हैं उसके अंदर, वो भी नहीं दिखाया। दूसरा, जब आप बोलते हैं कि किसी के अंदर डीएनए है क्रिप्टन का, तो वो जो डॉग है वहाँ पर जो दिखाया गया है उसके अंदर लेज़र फेंकने तक की शक्ति होती है। उस डॉग को तो जोकर बना दिया उठा के कि सिर्फ वो पप्पी की तरह उछलता रहेगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता है, वो स्क्रैचेस मार के चला जाता है एंड में लेक्स लूथर को। तो ये मेरे ख्याल से यूजलेस तरीके की रेंडिशन दिखाई है। दिस डॉग इज़ लाइक एब्सोल्युटली अ पावरफुल बीइंग, बिल्कुल अजीब तरीके से ये दिखाया। तो मैं थोड़ा सा यही समझ सकता हूँ कि बिल्कुल बकवास जोन के अंदर कहीं ना कहीं इसको दिखा दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे को लगता है कि जैसे इवन जो रिलेशनशिप डायनामिक्स है लुइस लेन की और सुपरमैन की, वो भी काफ़ी हद तक रश्ड है। बिकॉज अगर आप ये देखें कि जो एक रिलेशनशिप डायनामिक को ब्लॉसम करते हुए जो दिखाते हो आप, ठीक है, या फिर जो उनका इक्वेशन होता है वो कहीं पर भी कोई डिस्क्राइब नहीं किया है सिवाय इसके कि दे विल मीट एंड दे विल जस्ट किस, राइट। किस इज़ नॉट द टेस्टिमनी ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट, दैट्स अ आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ ऑफ बीइंग ट्यून्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये आफ्टर इफेक्ट होता है, उससे पहले क्या है बाद में क्या है कुछ नहीं पता, ठीक है। जो आप कुछ सीन्स नोटिस करेंगे कि एक टाइम पे तो वो दोनों की लड़ाई हो जाती है आपस में, एक बार जब वो दोबारा मिलता है सरेंडर करने से पहले, तो जिस फ्रेम के आगे वो बैठा हुआ था वो पहला फ्रेम था जो लीक भी हुआ था कि सुपरमैन आ रहा है बड़े से बूट पहन के, और उसके पीछे कोई लड़ाई कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर आपकी वो ग्रीन लैंटर्न एंड टीम आई हुई है, वो कुछ लड़ रही है पीछे किसी एक बड़े से अमीबा टाइप की चीज़ से, लड़ रहे हैं, लड़ते रहो, कोई लाइट शो हो रहा है, होते रहो। अब इतनी ज़्यादा अगर किसी सिटी के अंदर थ्रेट्स है कि हर सुपर हीरो किसी ना किसी से लड़ रहा है, तो यू कांट बी अगेंस्ट अ सुपरमैन, क्योंकि वही तो तुम्हें बचाएगा। तो ये जो बिहेवियर दिखाया है लोगों का, टीन का डब्बा मार दिया सुपर मैन के ऊपर, वो भी अजीब दिखाया। अब एक्शन सीक्वेंसेस के ऊपर आते हैं कि भाई चलो स्टोरी ऑफ ऑल ओवर द प्लेस थी, वो कहीं वेबिसोड की तरह थी कि आज सुपरमैन इससे लड़ने जाएगा, कल उससे लड़ने जाएगा, क्योंकि कोई कोहेसिव स्टोरी तो थी नहीं इसके अंदर। तो एक्शन इन्जॉय कर लेंगे। तो एक्शन इन्जॉय करने का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा कि भाई ये तो सुपर फास्ट है, एजाइल है, ये अनपेनिट्रेबल इसका स्किन है, ये आंखों से लेज़र भी मार सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ये अनडिफीटेबल है भाई। ये उस जोन के अंदर चला जाता है क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर है और दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, तभी तो रिफ्लेक्सेस का यूज़ कर पाएगा। तो अगर ये इतना कुछ कर पाएगा, तो अगर सुपरमैन और अल्ट्रामैन की जब भी लड़ाई होती है सेकेंड हाफ के अंदर, तो उसको बोला जाता है कि जो क्लोन है ना, ये आपसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको बैठा हुआ कोई ह्यूमन वहाँ से उसको कमांड्स दे रहा है। तो आप समझिए कि कमांड का रिफ्लेक्शन जाएगा, फिर वो रिएक्ट करेगा कोई डब्बा मैन, अल्ट्रामैन, और डब्बा मैन के बाद जाके सुपरमैन, उसकी रिफ्लेक्सेस इतनी स्लो होंगी कि अल्ट्रामैन को वो डिफेंड नहीं कर पा रहा। इज़ इट मेकिंग एनी सेंस? और ऐसा कहीं इस्टेब्लिश नहीं किया गया कि जो अल्ट्रामैन है वो कोई रोबोटिक सी चीज़ है जिसके अंदर उसका दिमाग जो है वो कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसा कहीं कुछ इस्टेब्लिश किया ही नहीं गया। ये आपको ज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके के जोन के अंदर मेरे ख्याल से जाता है। अल्ट्रामैन कैन बिहेव और शुड वर्क इन इज़ ओन कैपेसिटी। वो रोग तरीके का होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होना चाहिए अगर वो सुपरमैन की पावर्स रखता है। अब वो जो आँख जलाता है सुपरमैन की, उसका कोई सीन का कोई सिर पैर नहीं है। तो जब वो लेज़र मारता है तो सुपरमैन अपनी लेज़र नहीं मारता है कि मैं लेज़र टू लेज़र जो है एक दूसरे से टकराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। वो लेज़र बस उसकी आंखों में चली जाती है और उसकी आंखों के आसपास राउंड एक रेड सर्कल बन जाता है। दैट्स अबाउट इट। माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ दैट सीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द होल स्टोरी? नथिंग। बट वो डाल दिया गया है क्योंकि वो जो माइंड सेट है ना जेम्स गन का, वो बड़ा बचकाना है। अच्छा लगेगा, देखो इसकी ना लाल आँखें आ गई बेटा हंसो, तो उस तरीके से मेरे ख्याल से वो था। अगर आप ये भी देखें कि वो जो क्रीचर आ जाता है बड़ा सा अमीबा टाइप का, इतना बड़ा सा ड्रैगन टाइप का, वो उससे लड़ रहा है। अब वो भी बड़ी यूजलेस सी फाइट है। अगेन सुपरमैन जैसे अल्ट्रामैन से नहीं जीत पाया, उससे भी नहीं जीत पाता, तो उसको बचाने के लिए सारे मिस्टर टेरिफिक वगैरह आ जाते हैं। वो अपने छोटे छोटे बम लेता है, अंदर जाके उसका लिवर विवर फाड़ देता है, और फिर ज़बरदस्ती का रिमोर्स दिखाते हैं कि एक सेकेंड का कि सुपरमैन को अच्छा नहीं लगा कि ये मर गया। तो भाई क्या करना था तेरे को इसका?
इस क्रीचर का जो दुनिया को मार रहा था, तो कुछ तो एक्शन तो लेता। दूसरा सबसे सिंपल एक्शन कि भाई तू इतना ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, तू तो पूरे 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 प्लानट को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, तू तो पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स को उठा के लेके चला जाता, तो भाई इसको भी उठा के कहीं रख जाता, कहीं दूर फेंक देता। पर नहीं, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, बिकॉज जो कोर एट्रीब्यूट हैं सुपरमैन के, कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, फ्लाइट है, पावर है, अनपेनिटेबल स्किन है, जितनी भी चीज़ हैं वो कभी याद आती है इसको, जेम्स गन को कभी नहीं याद आती, क्योंकि अभी कन्वीनियंटली याद नहीं आएंगी, क्योंकि बाकी की टीम को भी इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करने के लिए सुपरमैन की पावर कम कर दो। जितना ही सुपरमैन की पावर कम करते जा रहे हैं, वो सुपरमैन को कम नहीं कर रहे, बल्कि सुपरमैन का ब्रांड जो है उसको गिराए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ढंग से बिल्कुल भी हैंडल नहीं हुआ, और जो अननेसेसरी रिमोर्स दिखाया है एक फ्लैश ऑफ अ सेकेंड का, वो मेरे ड्रैगन को मार दिया टाइप्स, वो मेरे को नहीं लगा ठीक। डार्क होल तो वैसे भी जोक था, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, कहाँ से बन गया, क्यों बन गया, कहाँ से कौन इसने वहाँ पर मेटाज रख दिए, मेटा के अंदर क्रिप्टोनाइट बनाने की ताकत आ गई। अगर उसके पास कुछ भी बनाने के कुछ होगी तो क्रिप्टन के उसके फॉर्म फैक्टर्स कहाँ से आए, क्यों आए, कुछ नहीं पता भाई, लेकिन बन गया वो अचानक से। ठीक है, क्रिप्टन का उसने हाथ बना लिया, उसके बाद वो टुच्चा सा बेबी आ जाता है, जो ऐसा लगता है कि वो स्टार्ट ट्रैक वगैरह से यहाँ से कहीं से कुछ उठवाया, तो कंप्लीट बकवास आपको लगता है। किस वजह से वो पानी से जाते जाते किसी और ब्लैक होल में जा रहे होते हैं, उसको कोई सेंस ही नहीं बन रहा, और फिर वहाँ पर सुपरमैन कुछ नहीं कर पा रहा है उसको बचाने के लिए, फिर मिस्टर टेरिफिक और उसका डॉग ही आता है। तो जहाँ जहाँ भी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी सुपरमैन के पास कुछ भी करने की, वहाँ कुछ नहीं हो पाया। फर्स्ट सीन जो होता है एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है किसी भी मूवी के लिए, वो एक्शन से आपको डिटरमाइन करना होता है कि हीरो की एंट्री हो गई। हीरो की एंट्री कैसे हुई, क्योंकि हैमर ऑफ बल्वेरिया से वो कट्ठे मतलब दबा के पिट के आया है, उसकी आंतड़ियाँ फुट गई हैं, ब्लैडर फट गया है, पता नहीं क्या क्या हुआ, वो एनिमल वाली कंडीशन हुई थी ना रणबीर कपूर की, वैसी कंडीशन में वो मिला है। चलो उसके बाद उसको सन की रेस देते हैं कि भाई अब जा मार के आ, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं 85% में भी बहुत एक्यूरेट हूँ और मैं मार दूंगा जाके, फिर पिटता है, तो लगातार पिट रहा है वो। और मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो उसको टोपा पहनाया है हैमर को, ये मैन ऑफ स्टील जो जला मुक्के मार के प्लैनेट फोड़ दे, ये इससे हैमर नहीं, ये इसका हेलमेट नहीं फट रहा। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हाथ में लग गई है इस गधे के, लेक्स लूथर के। मतलब आपने किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया, आपने बोला कि मैं इसको तो ह्यूमन बना रहा हूँ, बट आपने तो एक्चुअली में लेक्स लूथर को गॉड बना दिया है यहाँ पर, कि वो कोई भी तरीके की टेक्नोलॉजी ईजाद कर ले। मैंने सोचा कि ना एक ना ऐसे, मैंने ये कुछ सोचा था, उसके बाद मैंने ना ये डार्क होल को यूज़ किया, या ना ये एलिमेंट यूज़ किया, इससे ये बन गया। मैंने ये बॉक्सेस बनाए, इसके अंदर मैं हर एक को कंटेन करने की टेक्नोलॉजी ले आया, तो अब कोई भी मेटा आ जाएगा, किसी भी पावर का आ जाएगा, मैं उसको कंटेन कर लूँगा। बोला ऐसे सोच के बन जाता है क्या सब कुछ? तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी सही नहीं बैठा है, और आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग ही लगता है कि यार ये किस तरीके के होपलेस से सीन यहाँ पर आप दिखाए जा रहे हो। एंडिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बकवास है, जहाँ पर धरती फटनी शुरू हो जाती है, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिरनी शुरू हो जाती हैं, और पानी भी जो है बड़े इजीली हो रहा है। आप भी बताइए कि अगर हल्का सा अर्थक्वेक आता है तो पता नहीं कहाँ की बिल्डिंग है, नेपाल में अर्थक्वेक आता है तो यहाँ तक आपको इम्पैक्ट फील होता है, आपको इंडिया के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर, बॉम्बे के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो भाई साहब है इनके सामने धरती फट रही है, कोई आराम से बैठे हुए हैं, आने दो जी, क्रैक आ रहा है, उसके बाद चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, अब एंड में सब कुछ ठीक हो गया, क्रैक फिल हो रहा है, क्रैक फिल हो रहा है, ठीक है, कुछ किया होगा क्रैक फिलने से, इससे बिल्डिंग कैसे जुड़ जाती है? ऐसी कौन सी फेविकोल आ जाती है एंड के अंदर जो बोलती है कि टूटी हुई बिल्डिंग को मैं जो है वो कर दूंगी, और टूटी हुई बिल्डिंग बीच में से कटी, ऐसे थोड़ी सी लेटी और उसके बाद फिर जुड़ गई। ऐसा कभी आपने बिल्डिंग को गिरते हुए देखा है? इनके पास तो खुद के पास 9/11 जैसे केसेस थे, इनको नहीं पता कि बिल्डिंग कैसे गिरती है। मतलब बुलशिट एक चीज़ होती है, मैजिक अलग चीज़ होती है, सेंसलेस अलग चीज़ होती है। आप किस कैटेगरी के अंदर इसको डालेंगे मुझे पता नहीं। अब हम आते हैं थोड़ा स्क्रीन प्ले के ऊपर, जो कि कई जगह पे ठीक है लेकिन कई जगह पे बेकार भी है, और जिसकी वजह से लोगों को लगा कि हाँ भाई मैंने अच्छी चीज़ देख ली, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे स्क्रीन प्ले ठीक है, लेकिन इसका जो कोर टीजी है वो आपका 13 वाला है, कि बिलो 13 वाले लोग देखेंगे, कभी डॉगी आके कुछ करने लग जाएगा, कभी मैं बच्चे की तरह शाउटिंग करने लग जाऊँगा, कभी मैं बस जस्ट आउट ऑफ टीनेज वाली कभी किस करके दिखा दूंगा। तो कोई मेच्योर लव भी नहीं है यहाँ पर, बट टीनेज टाइप का लव दिखाया गया, लवी डब्बी वाला, मतलब कोई मेच्योर टॉक्स भी नहीं है आपस के अंदर। तो उस तरीके के जोन के अंदर लिखा हुआ, जिसके अंदर ये जो सुपरमैन भाई साहब हैं, ये कभी भी श्योर नहीं है कि मेरे को मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जैसे मैं कंफ्यूज्ड हूँ वैसे ही वो भी कंफ्यूज्ड है कि अब मैं क्या करूँ। अब मैं इसका एग्जांपल आपके सामने क्या बताऊँ कि जिससे ये इस्टेब्लिश हो जाए। ऐसे ही ये इसके लिए कि भाई अब मैं क्या करूँ, ये इसी जोन के अंदर ही अनश्योर ही है भाई। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी के ऊपर जाते हैं, जो कि
एक सेलिंग पॉइंट, मार्केटिंग पॉइंट की तरह भेजा गया कि जो इसके कलर टोन है, जिसके अंदर येलो है, ब्लू है, रेड है, उसी को यूज़ किया गया है। तो यार ये ना बड़ी ही सी वाली बात है, मतलब सी का मतलब तो आप समझते ही हैं। किसी भी मूवी के अंदर पैलेट ना फॉलो करना इज़ अ डिज़ास्टर। ऐसी कोई मूवी नहीं होती है जहाँ पर पैलेट नहीं फॉलो किया जाता, और ऐसी कोई मूवी नहीं होती है जिसका मतलब होता है कि अगर आप थोड़ा उसको डार्क जोन के अंदर कर रहे हो शूट, तो इसका मतलब हो गया कि वो होपलेस होगी, वहाँ पर होप नहीं आई, और ज़्यादा कलर डालने से होप आ गई। ऐसा इसका कोई कॉनोटेशन नहीं है। लाइवली कलर्स डज नॉट मीन दैट इट इज़ होप। लाइवली इज जस्ट लाइवली, इट इज़ प्लीजिंग टू द आई। अगर आप देखें कि जो डार्क नाइट वगैरह हमने देखी, वो बड़ी होपफुल तरीके की पिक्चर थी कि हमें बैटमैन हमेशा ही बचा के चला जाएगा, बट वो डार्क जोन के अंदर थी। जितने प्रीमियम ब्रांड्स आप ले लीजिए, और अगर ज़्यादा स्टडी करना है तो पेरिस के जितने बड़े बड़े ब्रांड्स ले लीजिए, इटली के ब्रांड्स ले लीजिए, वो सारे डार्क जोन के अंदर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ग्लूमी है, या वो बेकार हो गए हैं, या फिर वो होप नहीं देते हैं आपको, तो फिर वो लोग इतना ज़्यादा खरीदते क्यों हैं? तो ये जो जिस तरीके से पिच किया गया है कि हमारी सिनेमेटोग्राफी के अंदर जो कलर कोड्स हमने यूज़ किए हैं, उसकी वजह से हमने कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट चीज़ अचीव कर ली है, ये अपने आप में बड़ी होपलेस सी कॉन्वर्सेशन है, जो पथेटिक ही मैं बोलूँगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिस नज़रिए से वो आ रहे हैं कि पहले इतने ब्राइट कलर्स और इस तरीके से इसलिए देखा जाता था क्योंकि येस्टरडे ईयर्स के जो कैमरा होते थे ना, फर्स्ट इंस्टेंस में 1970s में, वो एक ही तरह की कलर ग्रेडिंग आपको प्रेजेंट कर सकते थे, जो जैसा है वैसे ही मोटा मोटा लेवल पे दिखता था। वहाँ पर अपग्रेड्स ही नहीं थे। अगर अपग्रेड्स ही नहीं थे तो जैसा है वैसे ही दिख रहा है। आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप जो स्काई है उसको थोड़ा डार्क तरीके से दिखा दो, सिनेमैटिक दिखा दो, कुछ अलग तरीके का कुछ ड्रामेटिक चीज़ दिखा दो, ऐसा ऑप्शन ही नहीं था। तो आएगा कहाँ से? तो अब इसको ये नहीं कह सकते हैं कि कॉमिक बुक एक्यूरेट है, ये कोई एक्यूरेट नहीं है, ये लैक ऑफ विजन है, ये लैक, आई वुड से इट इज़ लेजीनेस कि भाई पुराना ही उठा के चिपका दो, बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा है, ये ना एक्यूरेट हो गया जी, एक्यूरेट हो गया, ये लेजीनेस है। ठीक है, अब कॉस्ट्यूम के ऊपर भी आते हैं। मैं कॉस्ट्यूम के ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी इमेजिनेशन कहाँ से आई थी। अब ये जो इमेजिनेशन है ये 100 साल पुरानी है लगभग, और 2025 की स्टोरी के अंदर अगर आप एक इंसान को आज बोलो कि भाई आज मैं सुपर हीरो बनने लगा हूँ, अपन अवे करने वाला हूँ, तो वो चड्डी ऊपर क्यों पहनेगा? वो अपना फुद्दू क्यों खिंचाएगा? वो कार्टून तो है कोई है नहीं, वो कोई जोकर है नहीं। इतने सारे सुपर हीरो दुनिया में देख ही चुके हैं दुनिया, चाहे MCU DCU, तो वो कुछ तो अपग्रेड सोच रहा होगा कि मेरे को ऐसा होना है, मेरे को कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसकी, इसलिए मैं पहन रहा हूँ। अगर नहीं पहन रहा तो नहीं चाहिए, अगर इसकी कोई फंक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है तो। और मेरा केप मुझे क्या शायद मनूवर करने के लिए एक स्केल की तरह हेल्प करता है, तो मैं केप पहन रहा हूँ। जो भी है उसको डिफाइन करना ज़रूरी था, यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। अगर ये गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी जैसी वाहियात कोई पिक्चर होती जो मुझे कभी ज़्यादा कोई पसंद आई नहीं, ओकेश लगी थी, एक्सेप्ट एक कैरेक्टर जो ग्रूट का थोड़ा सा ठीक लगता है, और ये जो स्टार लॉर्ड वगैरह एकदम ही वो भी किडिश बिहेवियर ही था उसका। तो वैसा ही किडिश बिहेवियर अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है किसी पिक्चर में, तो आप बोलोगे ओके है, ठीक है, यहाँ पर बच्चों को ही कैटर करना है और उन यूएस वगैरह कैंडिडेट्स को ज़्यादा करना है जो थोड़ा बहुत कॉमिक्स शायद आज भी पढ़ लेते होंगे। इंडिया में तो कोई पढ़ता नहीं है, ना मिलती है। आज आप ढूंढने चले जाओ कॉमिक्स, आपको ऑनलाइन ही बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नथिंग इज़ लेफ्ट टू द इमेजिनेशन। डायरेक्टर हैज़ नॉट डन एनी अपग्रेड। तो बड़ी क्लियरली अगर आप 6-7 मूवी ये सुपरमैन की इकट्ठे देख लो, आपको आज भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न पिक्चर जो है, सेंसिबल पिक्चर जो है, कोहेसिव स्टोरी जो है, सिंगुलर जिसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट वाली जो स्टोरी है, वो आपको सुपरमैन मैन ऑफ स्टील की दिखने वाली है, नॉट 2025। अब इससे फ्यूचर क्या हो जाता है DCU का? वो हो जाता है पथेटिक, क्योंकि जिस तरीके से पीस मेकर को भी दिखाया है बचकानी हरकतें करते हुए, वो थोड़ा सा इडियोटिक तरीके के जोन से हट के थोड़ा बचकाने वाले जोन में चला गया, तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज कर दी गई है। सुपर गर्ल की जो ऑरा है और उसका जो कास्टिंग, तो खैर इसकी पुअर है। डेविड कॉन्सवेंट मुझे ओके लगा है, मुझे कोई ग्रेट सुपरमैन नहीं लगा, क्योंकि वो, अगर हम ये बोलते हैं कि 42 ईयर ओल्ड जो हेनरी कैविल है वो सूट नहीं करता इस तरीके की स्टोरी के अंदर, तो मैं तो आपको भाई ये बोलूँगा डेविड कॉन्वेंट भी यहाँ पर कम से कम 45 साल का लग रहा है। वो लग ही नहीं रहा कहीं से छोटा, वो 45 साल का आदमी लग रहा है पूरा, इतना बड़ा किडिश बिहेवियर के साथ वो भी। तो वो तो मिसमैच है। और यहाँ पर जो लेडी को लिया गया है सुपर गर्ल की तरह, मतलब शी इज़ नॉट इवन प्लेजेंट यार, मतलब उसको देख के ही ऐसा लग रहा है कि यार नहीं देखना तेरे को। तो शी माइट बी अ ग्रेट एक्ट्रेस बट नॉट फिट फॉर सुपर गर्ल, वेरी हार्ड फीचर्स फॉर अ सुपर गर्ल, तो नॉट वेरी प्लेजेंट। इससे अच्छी सुपर गर्ल तो हम इतने सालों से DCU की वो TV सीरियल्स में देख रहे हैं। तो सॉरी, तो मेरे ख्याल से DCU जितनी जल्दी रीबूट एक और मार ले उतना अच्छा है, नहीं तो ये ख़त्म है।
DCU की गेम. MCU भी ऑलमोस्ट ख़त्म के जोन के अंदर ही है. लेट्स सी ये जो नए आए कुछ कर रहे हैं, एवेंजर्स, डूमडे, जो भी कर रहे हैं, इससे कुछ होता है कि नहीं होता. बट ये सुपर हीरोज, सुपरमैन, ये सब चीज़ें आप ये सोचिए कि इनको लिखे हुए आज के टाइम में 100 साल हो गए हैं, 100 साल, और नए कुछ सुपर हीरो कोई लिख ही नहीं पा रहा है. तो क्या वजह हो सकती है कि नए सुपर हीरोज़ जो हैं जन्म ही नहीं ले रहे हैं, और जिन्होंने जन्म लिया और इज़्ज़त पाई, एक ब्रांड नेम बन गए, उनको किल करने के लिए कोई स्पाइक्स बना के आ जाता है जिसको अकल ही नहीं है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करने का है, इसके एट्रीब्यूट्स कैसे हैं. तो मेरे ख्याल से DCU जो हमेशा से ही गलती करता है वो आया है अपनी स्टोरी टेलिंग के अंदर. कंसिस्टेंसी कभी रख ही नहीं पाया है. कभी किसी को हायर करता है, कभी किसी को हायर करता है, कभी कुछ शुरू कर देता है, कभी कुछ ख़त्म कर देता है. ये सिलसिला कंटिन्यूड ही रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता.